सीमन एनालिसिस का टेस्ट यूजुअली 2 तरीकों से किया जाता है और इसमें रिपोर्ट मुख्तलिफ हो सकती है। आइडियली एशरे यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन ये कहती है कि जो पहला तरीकाकार मैं इस्तेमाल बताऊंगी आपको, उससे सीमन को असेस करना चाहिए क्योंकि उसमें मार्जिन ऑफ एरर कम से कम होता है। अब ये कौन से 2 तरीके हैं? पहला तरीका जिसमें एक एंड्रोलॉजिस्ट या एम्ब्रियोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होता है जो कि लैब के अंदर काम कर रहे होते हैं और एम्ब्रियोलॉजिस्ट वो होता है जो कि एडवांस एम्ब्रियोलॉजी लैब के अंदर काम कर रहा होता है। वो मेल के सीमन एनालिसिस को कलेक्ट करवाएं, प्रॉपरली लेबल करवाएं, गैप को मेक श्योर करें और उसके बाद ये सारी चीज़ें मिलने के बाद वो थोड़ी देर के लिए इंक्यूबेटर में रख के, क्योंकि सीमन लिक्विफाई करना होता है, सीमन जब रिलीज होता है तो फौरन जम जाता है। तकरीबन 40 से लेके 60 मिनट के दरमियान का लिक्विफिकेशन टाइम हो सकता है। इस दौरान सीमन लिक्विफाई होता है और उसमें से स्पर्म रिलीज होते हैं। यही वजह है कि हम पेशेंट्स को कहते हैं कि इंटरकोर्स के बाद कम से कम 1 घंटा सीटेड पोजीशन में रहें ताकि पूरी तरह से सीमन लिक्विफाई कर जाए वजाइना के अंदर और फिर आप जो है वो ताकि मजीद 1-2% ऑफ चांसेस ऑफ स्पर्म सेंडिंग जो है वो बेहतर की जा सके। अब इसमें होता क्या है, स्पर्म जब लिक्विफाई सीमन का सैंपल होता है तो उसके अंदर से जो लिक्विफाइड सैंपल होता है उसका एक ड्रॉप को हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन करते हैं और उसको एक खास तरह के चैम्बर के अंदर रखते हैं। अब हम उन चैम्बर्स के अंदर मौजूद टोटल स्पर्म को काउंट कर लेते हैं। अगर वो टोटल स्पर्म जो हमें ज़ाहिरी आंख से नजर आ रहे हैं उस चैम्बर के खानों में पूरे हैं, तो इसका मतलब है कि बाकी सैंपल के अंदर भी स्पर्म की तादाद पूरी है। अब उसके बाद हमने चूंकि टोटल स्पर्म काउंट कर लिए होते हैं, हम देखते हैं कि इनमें से कितने स्पर्म जो हैं वो एक्टिवली मूव कर रहे हैं और जो है वो एक खाने से दूसरे खाने की तरफ पहुंच जाते हैं। उस जितने स्पर्म होते हैं उनकी हम टोटल स्पर्म से परसेंटेज निकाल लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि इतने स्पर्म एक्टिव हैं और उनमें से इतनी परसेंटेज के स्पर्म रैपिड हैं, इतनी परसेंटेज ऑफ स्पर्म स्लो हैं और इतनी परसेंटेज ऑफ स्पर्म डेड हैं। ये परसेंटेज हम निकाल के देते हैं जिसकी नॉर्मल वैल्यूज मैंने आपको बता दी। तीसरी, अब जो स्पर्म्स हमें मिले होते हैं उनको हम डाई करते हैं, उनको हम स्टेन करते हैं और उनको मैग्नीफाइड जो माइक्रोस्कोप होती है उसके नीचे देखते हैं कि स्पर्म के हेड नॉर्मल है, उनके जो नेक है वो नॉर्मल है, टेल्स की बहुत शॉर्ट तो नहीं है, बहुत लंबी तो नहीं है। अब वो जो सैंपल होता है उसमें से परसेंटेज निकाल लेते हैं। आइडियली 4% स्पर्म शुड बी नॉर्मल। अगर 4% से कम स्पर्म नॉर्मल आएंगे तो इसका मतलब है पिछला जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है उसके अंदर भी ओवरऑल जो है वो कम होता है, मॉर्फोलॉजी कम है। अब ये तो हो गया तरीका और ये ही वैलिड तरीका है स्पर्म को एनालिसिस। दूसरा तरीका जो इस वक्त ज्यादातर यूज हो रहा है आम लैब्स के अंदर वो है कासा, कंप्यूटर असिस्टेड सीमन एनालिसिस। इसके अंदर आपका सीमन लेबल करने के बाद मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। अब जब वो मशीन में जाता है तो वो मशीन ही अपने सॉफ्टवेयर के जरिए से उसको काउंट करती है, उसमें से परसेंटेज स्पर्म निकालती है और उसके अंदर जो है वो मॉर्फोलॉजी को देखती है। अब मशीन का प्रॉब्लम ये है कि वो मशीन स्पर्म्स की वाइब्रेशंस को नोट करती है। जब स्पर्म मूव करता है तो वो कुछ वाइब्रेशंस करता है जिससे होता है। अब जाहिर है जहां पे वो कासा रखा गया है वहां पे कोई एरिया बहुत कंट्रोल्ड होना चाहिए। अगर आपके वहां पे कोई वाइब्रेशन इस तरह की होती है तो वो मशीन उसको अपने काउंट में ले आएगी, जिसकी वजह से देखा यह गया है कि कंप्यूटर असिस्टेड सीमन एनालिसिस के अंदर जो एरर का चांस है वो ज्यादा होता है, क्योंकि कंप्यूटर ज्यादातर मोटिलिटी में प्रॉब्लम दे देता है। वो आगे पीछे की साउंड वाइब्रेशंस को भी कलेक्ट कर लेता है और रैपिड या स्लो स्पर्म के अंदर डाल देता है, जबकि तादाद में एक्चुअली कम होती है और कासा हमें ज्यादा बता रहा होता है। और लिहाजा अगर आपके भी सीमन में कोई प्रॉब्लम है तो किसी जेन्युइन आईवीएफ सेंटर के ऊपर रिलाई करें। स्पेशली अगर आपकी रिपोर्ट खराब आ गई है कासा में तो फिर किसी आईवीएफ सेंटर पे जाएं ताकि एंड्रोलॉजिस्ट प्रॉपर्ली आपके सैंपल को एवेलुएट करें।